आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई यूपीए के उम्मीदवार मीरा कुमार ने अपना नामांकन भर दिया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान मीरा कुमार के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के अलावा कई विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहे। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या जानकारी, क्या जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है? देखिए, संसद भवन के अंदर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही थी। मीरा कुमार के साथ सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह थे, जैसा कि आपने बताया तमाम सहयोगी दलों के नेता भी थे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात इस पूरे आयोजन की थी वो ये थी कि विपक्ष भी अपनी विपक्षी एकता का एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था। उसके लिए कांग्रेस ने सारे बड़े नेताओं से संपर्क किया था और उनको मौजूद रहने के लिए उनसे अनुरोध किया था। लेकिन आज जब मैं संसद भवन से बाहर आया तब तक 4-5 जो बड़े चेहरे थे, जो विपक्षी एकता के स्तंभ कहे जाते हैं एक तरह से, जिन्होंने कोशिश की थी कि विपक्ष एकजुट हो 2019 की लड़ाई से पहले, वो मिसिंग थे। नीतीश कुमार पहले ही वो रामनाथ कोविंद को अपना समर्थन दे चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़े चेहरे थे जैसे अखिलेश यादव कहीं नहीं दिखे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। लालू यादव जब तक मैं अंदर था तब तक वो नहीं दिखे थे। उमर अब्दुल्ला मुझे वहां पर दिखाई नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी विदेश से अभी वापस नहीं आए, जबकि एक बड़ा आयोजन था, कांग्रेस के साख का एक आयोजन था, वहां पर भी वो मिसिंग थे। और साथ ही साथ ममता बनर्जी। हालांकि इन दलों के कुछ रिप्रेजेंटेटिव जरूर यहां पर आए हैं, लेकिन कोशिश ये की जाती है जैसे एनडीए ने किया था कि शो ऑफ स्ट्रेंथ, एक ताकत का नमूना पेश किया जाता है, एक माहौल बनता है चुनाव का। लेकिन मुझे लगता है कि यूपीए ने वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर खो दिया है जब आज नामांकन दाखिल करने मीरा कुमार आई थी संसद भवन के अंदर। अरुण, क्योंकि ये भी बहुत खास बात आपने कही, जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें देखा जा रहा था कि विपक्ष की जो बात हो रही थी पहले कि पूरी विपक्षता एकजुटता दिखाएगी और शक्ति प्रदर्शन जिस तरीके से एनडीए ने किया वैसे ही यहां पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। मायावती ने हालांकि बाद में अपनी बात बदल के कहा था समर्थन देने के लिए मीरा कुमार को, वो भी नहीं पहुंची यहां पर कि वो पहुंची थी? अरुण, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकली अगर बात करिए या नेताओं से बात करिए तो सारे दलों के रिप्रेजेंटेटिव वहां हैं। वो कहेंगे कि उनका गठबंधन मजबूत है, अटूट है, चट्टान की तरह मजबूत है। लेकिन स्थिति कुछ और है। आपने सही सवाल किया। पहली बैठक हुई थी 17 दलों की, उसमें जब मायावती आई थी तब ऐसा लगा था, उसमें अखिलेश यादव आए थे, उसमें सारे बड़े नेता आए थे, तब ऐसा लगा था कि एक कोई मजबूत गठबंधन बन सकता है। लेकिन आज की बात अगर आप करिए, मायावती वहां पर नहीं दिखाई दे रही, अखिलेश यादव वहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी वहां पर नहीं दिखाई दे रही है, नीतीश पहले ही छिटक चुके हैं, उमर अब्दुल्ला नहीं दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इतने जो स्तंभ हैं अपनी पार्टियों के बड़े नेता हैं, अगर आपको एनडीए से मुकाबला करना है और उनका जो प्रदर्शन था, शो ऑफ स्ट्रेंथ थी, उसके मुकाबले कहीं टिकते नहीं आप, तो जाहिर सी बात है चाहे कितना भी नकार ले विपक्ष, लेकिन जो सवाल कल किए गए थे मीरा कुमार से कि क्या वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, क्या जो पहले से तय है वो लड़ाई लड़ रही है, तो उसमें गलत नहीं था कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति पद के लिए आपको बता दें, एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने 23 जून को अपना नामांकन भरा था। इस दौरान उन्हें 3 सेट दाखिल उन्होंने उस वक्त किए थे, जबकि आज चौथा सेट वो दाखिल करेंगे। 23 जून को कोविंद के साथ प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार के सिवान से, जहां एक मोटरसाइकिल एजेंसी के मालिक की हत्या के बाद गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। महापुर गांव में अपने घर की छत पर सो रहे रशीद अहमद नाम के इस व्यवसायी को अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी। इससे भड़के गांव वालों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। गांव वालों ने पुलिस की 2 गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस गांव वालों को मनाने में अभी जुटी हुई है। तो बड़ी खबर सिवान से, जहां पर व्यापारी की हत्या के बाद जो परिवारगण है वो अब इसको लेकर हंगामा कर रहे हैं। पुलिस की जो गाड़ियां वहां पर उसको आग के हवाले कर दिया, लेकिन यहाँ कोशिश इस बात की हो रही है कि जल्द से जल्द इन्हें समझाया जा सके, इन्हें मनाया जा सके। और इसी कोशिश में इस वक्त पुलिस भी वहां पर जुटी हुई है गाँव वालों के मनाने की कोशिश में। तो हत्या के बाद ये हंगामा, क्योंकि जिस तरीके से बेखौफ बदमाश होते जा रहे हैं, एक दहशत का माहौल भी वहां पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीरें जरा आप देखिए, ये आक्रोश की तस्वीरें, हत्या होती है, हत्या के बाद गांव वालों का ये हंगामा। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, तो ये जो गांव वाले हंगामा कर रहे हैं, समझाने की कोशिश जरूर हो रही है, किस बात को लेकर? क्या कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हो पा रही, इस बात से नाराज है वो? बिल्कुल, देखिए, हंगामा करने वाले लोगों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि दूसरे मंजिल पर सोए हुए किसी व्यक्ति को अपराधी ऊपर चढ़कर और गोली मारते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं और पुलिस
इन लोगों को 5 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है और ना ही यह सुराग लगा पाई है कि आखिर वजह क्या है कि अपराधी इस तरह से पहुंचते हैं और उसके बाद हत्या करके फरार हो जाते हैं, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है और लोग लगातार वहां पर हंगामा कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह मांग है कि वरीय अधिकारी जब तक इन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। शायद यही वजह है कि लोगों का आक्रोश धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है और जो ये सड़क है इसको पूरी तरह से लोगों ने पिछले 6 घंटे से जाम कर रखा है और लोगों का यह मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। साथ ही यह भी वजह सामने आना चाहिए कि आखिर इसकी हत्या क्यों हुई और इसके पीछे वजह क्या है। क्या कोई रंगदारी का मामला था या फिर पहले से कोई आपसी रंजिश था जिसको लेकर इसकी हत्या कराई गई है। चंद्रमोहन, क्या घर वालों से बात हो पाई? उन्होंने कुछ आशंका जताई कि आखिरकार कौन वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? परिवार वाले अब तक कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि जिस आदमी की हत्या हुई है उनका वहां पर एजेंसी है और वहां पर कई लोग काम करते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अच्छे व्यवसायियों में अच्छे तौर पर माने जाते हैं और कई बार इनसे लोगों ने रंगदारी की भी मांग की थी, लेकिन यह रंगदारी का मामला है या नहीं यह साफ नहीं हो पाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं परिवार वालों की शक की सुई जो है वो इस बात पर जा रहा है कि क्या इसके पास कोई पहले फोन आया था या फिर कोई ऐसा मामला था जिसको परिवार वालों को पता नहीं चल पाया और कल देर रात जब ये घर पर सोया था तभी अपराधी घर के दूसरे मंजिल पर पहुंचे और 2 गोली मारी, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। और उसके बाद से लगातार परिवार वाले वजह भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि क्या वजह है। वजह क्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन तमाम जानकारी के लिए। और अब देखते हैं देशद्रोह के मामले में बैकफुट पर आई मध्य प्रदेश की बुरहानपुर पुलिस। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में देशद्रोह के आरोप में पकड़े गए 15 लोगों को अदालत से जमानत मिल गई है। आरोप लगा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत की हार के बाद इन लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। लेकिन इस मामले में जिस शख्स को पुलिस ने शिकायतकर्ता होने का दावा किया था, खुद उसी ने माना है कि उसने ऐसी कोई शिकायत नहीं दी और न ही आरोपियों ने देश विरोधी नारे लगाए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में देशद्रोह के आरोप में पकड़े गए 15 लोगों को अदालत से जमानत मिल गई है। आरोप लगा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत की हार के बाद इन लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। लेकिन इस मामले में जिस शख्स को पुलिस ने शिकायतकर्ता होने का दावा किया था, खुद उसी ने माना कि उसने ऐसी कोई शिकायत नहीं दी और न ही आरोपियों ने देश विरोधी नारे लगाए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के मोहत गांव से गिरफ्तार किए गए ये वो 15 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। ये आरोप लगाकर कि इन लोगों ने 18 जून को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के हाथों भारत की हार के बाद देश विरोधी नारे लगाए थे और पाकिस्तान की जीत की खुशी में मिठाइयां बांटी थी। लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचा तो बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद बुरहानपुर की जिला अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी। 15 के 15 लोगों को जमानत पर रिलीज करने के ऑर्डर किए हैं और 50,000 रुपीज की बेल बॉन्ड विथ 1 सिक्योरिटी और विथ कंडीशनल बेल किया है कि गांव में जाने के बाद ये लोग कोई नारेबाजी ना करें। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद खंडवा जेल में बंद आरोपियों के घर वालों ने राहत की सांस ली। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके बच्चों को इंसाफ मिलेगा। जो भी बना है झूठा है जी, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे गांव में जो बना है ये सब पुलिस ने करवाया है और कोई नहीं है इसमें। अदालत में पूरा विश्वास है आपको न्याय मिलेगा? हक मिलेगा हमको, क्योंकि ये हमारे गांव में ऐसा हुआ ही नहीं है। इससे पहले सबूतों के अभाव में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला हटा लिया था। पुलिस ने सभी 15 आरोपियों को 19 जून को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों पर देशद्रोह की धारा 124A लगाई थी। अदालत में पेशी के बाद आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन दूसरे ही दिन पुलिस ने आरोपियों पर देशद्रोह की धारा हटाकर
सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धारा 153A लगा दी। इसके पीछे पुलिस ने दलील दी कि आरोपियों का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, इसीलिए ऐसा किया गया। क्या वजह थी धारा 124 को हटाकर धारा 153 लगाई? क्या वजह थी? नहीं, इनका लड़कों का कोई ऐसा जो अभी पकड़े गए हैं उनका कोई पूर्व रिकॉर्ड ऐसा था नहीं। हो सकता अति उत्साह में, हो सकता किसी के बहकावे में, अभी वो जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन में आएगा। क्योंकि प्रथम दृष्टया FIR में तो जो सूचना आती है उसी आधार पर कायम की जाती है। बाद में जो तथ्य आते हैं उस आधार पर धारा कम ज्यादा की जा सकती है। पुलिस ये भी दावा कर रही है कि सूचना मिलने पर जब वो गांव में पहुंची तो वहां कुछ आरोपियों को पटाखे फोड़ते रंगे हाथ पकड़ा गया था। लेकिन पुलिस ने जिस सुभाष कोली नामक के व्यक्ति की शिकायत पर ये कार्रवाई की, वही पुलिस की पोल खोल रहा है। उसने बाकायदा हलफनामा देकर कहा है कि वो 18 जून की रात मोहात गांव में मौजूद था। मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद किसी ने देश विरोधी नारे नहीं लगाए। मैच में भारत की हार के बाद किसी ने मिठाई नहीं बांटी। इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बेगुनाह हैं। मौत के अंदर नारे लगे, इनमें चौराहे पर नारे लगे मौत के अंदर। तो नारे कौन से लगे मैं आपको बताता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये नारा किसने कहा? यादव साहब ने कहा, और उसके पीछे सब लड़कों ने कहे थे। कोई 2-4 बदमाशों ने फोड़ होंगे, शरारती तत्वों ने, पर लेकिन उसने उन्हें किसी ने देखा क्या? यही नहीं, डिश एंटीना ठीक करने का काम करने वाले सुभाष कोली का आरोप है कि पुलिस ने जबरन उसे इस मामले में शिकायतकर्ता बनाया। कोली के मुताबिक वो थाने में एक पड़ोसी की मदद के लिए गया था, लेकिन पुलिस ने उसे और उसके पिता के साथ मारपीट कर जबरन गवाह बना लिया। जो मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल से 11:30 बजे उन्होंने कॉल किया, 100 नंबर डायल किया। आजकल मोबाइल सब बता देता है कि किस दिशा से कॉल किया, किस दिशा से किया, सब बता देता है मोबाइल। 11:30 बजे उन्होंने मेरे मोबाइल से 100 नंबर डायल किया और उन्होंने कहा कि मौत में सुभाष नाम से, मेरे नाम से उन्होंने बात की। कोई पुलिस चौकी में से डालवाई। आप चाहे तो मोबाइल के द्वारा वो क्या बोलते उसको, टावर लोकेशन भी चेक करा सकते हैं। कोली के हलफनामे के बाद चौतरफा घिरी बुरहानपुर पुलिस अब यह कह रही है कि उसे कोली के दावे के बारे में नहीं पता। अगर इस मामले में कोई शिकायत आई तो इसकी जांच करेंगे। कोई पुलिसकर्मी ने वहां से उसका मोबाइल लेके और खुद को सुभाष कोली बता के डायल 100 पे फोन लगाया? नहीं, ऐसा हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा पाया जाता है तो फिर दिला रहे हैं कि पुलिस पर लगे आरोपों की जांच होगी। सवाल ये है कि क्या इन आरोपों की जांच खुद पुलिस करेगी? बढ़ रहे आगे, कोविंद के बाद मीरा कुमार भी राष्ट्रपति की रेस में उतरी। राष्ट्रपति चुनाव में कोविंद को टक्कर देने के लिए यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार ने पर्चा भरा। मीरा कुमार के नामांकन में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के अलावा शरद पवार समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। भारतीय रक्षा अधिकारियों के फोन से डेटा चुराने वाले ISI के ऐप का पर्दाफाश। भारत अमेरिका की दोस्ती से चिढ़े चीन के सरकारी मीडिया ने भारत को विनाशकारी परिणाम भुगतने की धमकी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉलैंड में साइकिल की सवारी का लुत्फ उठाया। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया। 30 जून की आधी रात से GST लॉन्च के लिए आज संसद में रिहर्सल होगा। बिहार के सिवान में घर में घुसकर मोटरसाइकिल कारोबारी की हत्या से गुस्साए गांव वालों ने गाड़ियां फूंकी। झारखंड के गिरिडीह में गाय की मौत से गुस्साए लोगों ने आरोपी युवक को पीटने के बाद उसके घर में आग लगाई। आतंकी हमले की आशंका के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पहलगाम रवाना। भारत समेत यूरोप की कई कंपनियों पर फिर से वसूली वायरस का हमला हुआ। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जम्मू कश्मीर के लेह तक ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। मुंबई की भायखला जेल में हंगामे और कर्मचारियों पर यौन शोषण के मामले में इंद्राणी मुखर्जी आज गवाही देंगी। मुंबई में आज हाई टाइड के अलर्ट के साथ अगले 48 घंटे भारी बारिश का अनुमान।
मुंबई में बारिश के बाद ओवर लाइन में मानखुर्द रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक धंसने से यातायात प्रभावित। पटियाला में गलत दिशा में BMW चला रहे युवक ने रोकने पर ट्रैफिक हवलदार को जड़ा थप्पड़। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक साथ 50 कारों की शीशे तोड़ने के बाद लोगों में दहशत का माहौल। सूत्रों के मुताबिक रवि शास्त्री ने टीम इंडिया के कोच पद के लिए आवेदन किया। वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस ने सुप्रीम कोर्ट पर हेलीकॉप्टर से ग्रेनेड फेंकने की घटना को आतंकी हमला करार दिया। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का नया गाना जारी।